नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम जानते नहीं हैं, क्योंकि हम जानना चाहते नहीं हैं। हम सिर्फ जो वर्षों से चली आई रघुकुल रीति के मुताबिक उसको आगे करते हैं। हर रोज़ सीज़न आती है, त्यौहार आता है, हम उसको मनाकर उसे छोड़ देते हैं, लेकिन उसके बारे में कभी जानते नहीं। मैंने एक आर्टिकल्स जो पढ़ा पतंग के बारे में, कि जो पतंग आनंदपूर्वक उड़ाने, लड़ने, काटने और लूटने का विषय है, लेकिन पतंग के बारे में उसका रोचक इतिहास पढ़ने की ज़रूरत है। कि बस हम पतंग उड़ाते रहे और जानते थे कि पेच से कैसे लड़ना है। विदेश में रहने वाले गुजराती और ख़ास अहमदाबाद के जो रहने वाले हैं, वो उत्तरायण मनाने के लिए जो गुजरात या अहमदाबाद ज़रूर जाते हैं। वो अभी 14 जनवरी के दिन अहमदाबाद में जिस तरह वो त्यौहार मनाया गया है, और गुजरात में उत्तरायण का मतलब एक भव्य त्यौहार है जिसकी तैयारी महीनों पहले से शुरू हो जाती है। और गुजरात सरकार इस समय 5 दिनों तक जीवन पतंग उत्सव उन्होंने मनाती है। उसको पतंगोत्सव कर दिया है। लोगों को उत्सव प्रेमी प्रजा बनाने में एक राजकीय नेता ने उसका वोट बैंक जमा कर दिया है। कि उस 5 दिनों के लिए देश विदेश से तितलियाँ गुजरात आती हैं। चर्चाएं और बैठकें फिर से आयोजित की जाती है, जहाँ से मित्र इस सुरती माजों को रगड़ने जा रहे हैं। उसमें तो हमें लड़ना है जनाब, हमारी पतंग तो कोई काटेगा, हमें हमारे जैसा कोई नहीं चाहिए, क्या हमें बाकी को बाहर खींचना चाहिए था, या आदि। हमारे ऐसे बहादुर पतंगबाजों को पतंग का आनंद लेने दीजिए। और हम मूल बिंदु पर वापस, कि यदि मनुष्य उड़ सके तो यह अवधारणा दिलचस्प लगती है, लेकिन इंसान को सदियों पहले ही यह एहसास हो गया था कि यह संभव नहीं है। पतंग और हवाई जहाज उड़ न पाने की सीमा से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन क्या 20वीं सदी से पहले इंसानों ने उड़ने की अपनी इच्छा को दबा दिया था? नहीं, उसमें ऐसा नहीं किया। करीब 2800 साल पहले उन्होंने अलग तरीके से उड़ने की अपनी इच्छा पूरी की। शख्स ने पतंग उड़ाकर आसमान छूने की अपनी छोटी सी चाहत पूरी की। और मनुष्य स्वयं तो हवा में नहीं उड़ सका, परंतु उसने हवा में पक्षियों के एकाधिकार को अवश्य तोड़ दिया। तो पतंग के इतिहास पर एक नज़र हम डालते हैं कि विश्वकोश की माने तो पतंगों की शुरुआत करीब 3000 साल पहले चीन में हुई थी, जिसे किसी भी तरह का आविष्कार नहीं किया कहा जा सकता। हमें यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि पतंग का आविष्कार 2 चीनी दार्शनिकों ने किया था, और इतिहास में मौजी और लुम्बा को पतंग उड़ाने के अग्रदूतों के रूप में दर्ज किया। मौजी और लुम्बा को अग्रदूतों के रूप में दर्ज किया गया है। हालांकि पतंगों के इतिहास को लेकर हमेशा मतभेद रहा है कि पतंग का आविष्कार करने का दावा करने वाले यूनानियों और चीनियों के अनुसार पहली पतंग हकीम अल कमान नामक व्यक्ति ने बनाई थी। और प्रारंभिक पतंग और डोर दोनों रेशम से बने होते थे, और पतंग बनाने के लिए रेशमी कपड़े का उपयोग किया जाता है, और लाठी के लिए बांस का उपयोग किया जाता है। इंडोनेशिया की गुफाओं में पतंग चित्र भी पाए गए हैं। उस समय पतंगे पौधों की बड़ी बड़ी पत्तियों से बनाई जाती थी। पतंगे चीन में उत्पन्न हुई, एशिया और अफ्रीका तक फैल गई और मध्य युग में यूरोप तक पहुंच गई। और इतिहास में पतंगों का पहला लिखित प्रमाण इसी सन पूर्व में मिलता है। 930 जापानी शब्द शिरोशी कागज पक्षी उसका अर्थ होता है के रूप में। इसके अलावा 7वीं शताब्दी में जापान में बौद्ध
भिक्षुओं द्वारा पतंग बनाए जाने का जिक्र भी नेट जगत पर देखने को मिलता है। और भारत की बात करें तो भारत में पतंग उड़ाने का प्रमाण ईस्वी सन पूर्व का है। इसे 1500 में मुगल काल के दौरान एक तस्वीर में देखा गया है, जिसमें एक प्रेमी को चालाकी से पतंग के जरिए अपने कैदी प्रेमी को संदेश भेजते हुए दिखाया गया है। और भारत में पतंगों को लोकप्रिय बनाने का काम राजाओं और नवाबों ने किया है। नवाबों को पतंग उड़ाने का विशेष शौक माना जाता था। गुजरात और राजस्थान के नवाबी गांवों और कस्बों में पतंग उड़ाने का प्रचलन ऐतिहासिक रूप से अद्वितीय है। और आज की बात करें तो आज चीन से लेकर कोरिया और पूरे एशिया में अलग अलग तरह की पतंगें लोकप्रिय हो गई हैं। और पतंग उड़ाने के पीछे अलग अलग सांस्कृतिक मकसद भी जुड़ने लगे हैं। आज दुनिया भर में पतंगबाजी ज़्यादातर मनोरंजन और खेल के एक हिस्से के रूप में की जाती है, लेकिन पतंग का आविष्कार वास्तव में एक गंभीर विचारधारा पर किया गया था। दरअसल पतंग का जन्म सैन्य उद्देश्यों के लिए हुआ था। उसका प्रयोग पहले भी हमेशा आपातकाल, युद्ध या शोध के लिए किया जाता रहा है। और पतंगों के इस उपयोग को जानकर आपको आश्चर्य हो सकता है, लेकिन पतंग का उपयोग सेना में संकेतों और संदेशों के आदान प्रदान के साथ साथ हवा की गति और दिशा जानने के लिए किया जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश, फ्रांसीसी, इतालवी और रूसी सेनाओं ने दुश्मन के बारे में जानकारी हासिल करने और हवाई जहाज से अपने सैनिकों तक तत्काल जानकारी पहुंचाने के लिए पतंगों का प्रयोग किया। इसलिए पतंग और मकर संक्रांति का कोई सैद्धांतिक और ऐतिहासिक संबंध नहीं है। हालांकि 14 जनवरी के आसपास का समय किसी कारणवश पतंगबाजी के लिए अनुकूल रहेगा। साथ ही सर्दियों में घर में बंद रहने के बाद धूप का आनंद लेने की इच्छा भी पूरी हुई। और पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सूर्य नारायण उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हैं तो उनकी किरणें स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं, जिससे एक समय में पतंग उड़ाने जैसी कुछ गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है। मैं हर वक्त कहता हूँ कि यहाँ सैन्य हेतु और दूसरा वैज्ञानिक हेतु को साथ में रखकर वो उत्तरायण मनाने का पर्व मनाया जाता होगा, ऐसा मेरा मानना है। जिसमें लगभग पूरे दिन पतंग उड़ाने के बहाने इन स्वास्थ्यवर्धक किरणों का लाभ उठाया जा सकता है। लेकिन पतंगों के बारे में बात करते समय यह याद रखना चाहिए कि पतंगों ने बिजली की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बिजली के आविष्कार उत्साही वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली को महसूस करने के लिए पतंगा का इस्तेमाल किया और बेंजामिन ने अपनी बेटी के साथ साहसिक कार्य किया। उसने चल रही आंधी के दौरान पतंग उड़ाने की कोशिश की। उसने पतंग के ऊपर एक धातु का तार रख दिया। डोर भाग की रखी हुई थी। तभी बिजली चमकी और उसी क्षण गीले तार से गिरी बिजली की चपेट में पिता पुत्री आ गए। बिजली पैदा करने से लेकर उपकरण चलाने तक के सफर में यह एक भयानक प्रयोग था। इसमें पतंग की ऐतिहासिक भूमिका थी और पतंग के आविष्कार को हवाई जहाज के आविष्कार की दिशा में पहला कदम भी कहा जा सकता है। पतंग के आविष्कार के बिना हवाई जहाज का आविष्कार संभव नहीं होता, क्योंकि विज्ञान के इन्हीं सिद्धांतों से हवाई जहाज और पतंगे उड़ सकती हैं। ऊपर हवा का हल्का दबाव और नीचे हवा का भारी दबाव हवाई जहाज और पतंगों की उड़ान और ऊपर की ओर बढ़ने के लिए जिम्मेदार होते हैं। और पतंग के लिए एक स्वाभाविक क्रिया तब होती है जब उसके शक्तिशाली इंजन उड़ान में जोर पैदा करते हैं। तो इस तरह तो देखें तो इसे पतंग कहा जाता है। भले ही यह बहुत ही हल्की है, लेकिन इसका इतिहास जीवंत और शानदार कहा जा सकता है। और उत्तरायण के बारे में सभी 4 मोतियों जो बिंदुओं में मकर संक्रांति से संबंधित सभी पहलुओं जैसे खगोलीय, वातावरणीय, पर्यावरणीय या प्राकृतिक या धार्मिक तत्वों के बारे में जो बात की है और प्रेमियों को दिया वादा हम पूरा कर सकते हैं। तो ये जो विशेष रूप से
हम बिछे हुए तारे के जंजालों को उचित ढंग से निस्तारित करेंगे ताकि निर्दोष पक्षी न फंसे। घोंसले में आते जाते समय पतंग को थोड़ा ब्रेक दिया जा सकता है। दुर्घटना के मामले भी बहुत होते हैं, इसलिए सुरक्षा के साथ त्यौहार मनाएं। विशेष अनुरोध कि पटाखों के धमाके और शोर से बचो और बुजुर्गों को परेशानी न करो और बेचारे मुक्त पशु पक्षी भी न डरे। यह कोई ऐसा त्यौहार नहीं हो सकता जहाँ एक ही खुशी दूसरे के दुख का कारण बन जाए। भले ही चश्मे के साथ मास्क पहना हो या दूरी बनाकर रखी हो, छत पर पतंग उड़ी होगी और लपेटो या कापो की आवाज़ जरूर आई होगी। हाथों को सैनिटाइज करने के बाद फिरकी भी लपेटी जाएगी। इस समय वह रात को टेरेस से भर देता था और जलेबी प्लेयर उड़ा देता था और रात के आकाश को तुक्कलों से सजा देता था। और तो और दिवाली में पटाखा पूरा करने का आखिरी मौका भी नहीं हो पाया हो और यहाँ अंधेरों में गरबा पूरा किया जा बिना गुजरातियों का कोई भी मौका पूरा हो सकता है क्या? तो गरबा राउंड मारे गए होंगे। गुजराती लोग मौज मस्ती करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, चाहे वे रिश्तेदार हो या न हो। ये किसी भी परिस्थिति में मौज मस्ती करने और आपदा को अवसर में बदलने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। इसलिए कि गौरवान्वित गुजरातियों ने इस त्यौहार को बहुत खुशी और उत्साह के साथ मनाया होगा। तो ये लिखने वाली हैं वैभवी जोशी। उसका जो आर्टिकल्स मैंने पढ़ा, मैंने सोचा बहुत बढ़िया आर्टिकल्स उसने एनालिसिस करके लिखा है, आपके लिए लिखा है। वो ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं, फिर भी गुजराती अच्छा लिखती है। मैं उसको सलाम करता हूँ, उसको धन्यवाद देता हूँ कि इतना अच्छा आर्टिकल्स उन्होंने लिखा है। नमस्कार, चंद्रकांत भाई भट्ट।